पिछली क्लास में अश्विन महीने के पर्व तक हो गया था ना। अब इसके आगे बढ़ते हैं, कार्तिक महीने में आने वाले त्योहारों को देख लेते हैं कि कार्तिक महीने में कौन कौन से त्योहार आते हैं। तो अब देखो, कार्तिक महीने का कृष्ण पक्ष में ऐसा कोई मेन त्योहार नहीं है, लेकिन कृष्ण पक्ष के 13वें दिन क्या होता है? धनतेरस होता है। 14वें दिन क्या होता है? नरक चौदस होता है। और 15वें दिन यानी अमावस्या के दिन क्या होता है? लक्ष्मी पूजा होती है मेन सबसे। तो देखो, ऐसा माना जाता है कि श्री राम इस दिन अयोध्या वापस लौटे थे वनवास खत्म करके, तो दीप जला के उनका स्वागत किया जाता है। लेकिन मेन चीज जो है, ये भी कारण है क्योंकि अमावस्या के दिन आपको मैंने बताया था अंधेरे का दिन होता है, तो उस अंधेरे को दूर करने के लिए यहाँ पर दियों को जलाने की भी प्रथा है। ठीक है। और छत्तीसगढ़ में लक्ष्मी पूजा को ही सुरहोती कहा जाता है। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो याद रखना छत्तीसगढ़ में सुरहोती कब मनाया जाएगा? अमावस्या के दिन, यानी जिस दिन दिवाली उसी को सुरहुती बोल रहे हैं। तो याद रखना, अमावस्या के दिन छत्तीसगढ़ में लक्ष्मी पूजा को सुरहुती कहते हैं और कार्तिक महीने की अमावस्या के दिन इसको मनाया जाता है। 13वें दिन क्या होता है? धनतेरस। 14वें दिन नरक चौदस। 15वें दिन यानी अमावस्या के दिन आपकी दिवाली होती है, जिस दिन हम लक्ष्मी पूजा करते हैं, और लक्ष्मी पूजा को ही सुरहुती या सुरहुती कहा जाता है। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला है, जिस समय यहाँ पर सुरहुती पर्व होता है यानी लक्ष्मी पूजा होती है छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्रों में, इस समय बस्तर में एक पर्व मनाया जाता है इसी दिन, जो आपका कार्तिक महीने की अमावस्या के दिन गौरा पर्व। ठीक है। गौरा नाम से स्पष्ट है कि गौरा पर्व है, यानी यहाँ पर गौरा किसको बोलते हैं? शिव और मतलब पार्वती, गौरा गौरी बोलते हैं। तो ये शिव और पार्वती से रिलेटेड पर्व है। ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहाँ मनाया जाता है? बस्तर के क्षेत्र में मनाया जाता है। कौन मनाते हैं? मेन रूप से गोंड जनजाति के लोग मनाते हैं। तो छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र में जिस समय सुरहुती होता है, उसी समय बस्तर में गौरा पर्व होता है। और ये भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि गौरा पर्व कौन से महीने में मनाते हैं, तो आएगा कार्तिक महीने में। और क्या दे सकता है आपको? गौरा पर्व किस पर्व के आसपास मनाया जाता है या किस पर्व के अवसर पर मनाते हैं, ऐसा भी आ जाता है। तो आपका ऑप्शन में देगा होली के अवसर पर, दीपावली के अवसर पर, तो दीपावली से आप इसको मान सकते हो। तो सुरहुती के दिन मध्य रात्रि में गौरा पर्व मुख्य रूप से गोंड जनजाति के लोग मनाते हैं। इस दिन गौरा गौरी की मिट्टी की मूर्ति बनाते हैं। गौरा गौरी यानी शिव पार्वती की मिट्टी की मूर्ति बनाते हैं और उनको ना पूरी तरफ से मतलब पीले रंग के एक पेपर से रैप कर दिया जाता है। तो पीले रंग के चमकीले पेपर से इनको जो है रैप कर दिया जाता है, चिपका दिया जाता है उनकी मूर्ति के चारों तरफ। गौरा देवता को बैल के ऊपर बैठाते हैं। बैल मतलब वो भी मिट्टी के बने रहते हैं ना, बैल के ऊपर बैठाते हैं, जबकि गौरा देवी को कछुए की पीठ पर बैठाया जाता है और गौरा गौरी का विवाह इस समय किया जाता है और उसके बाद इनकी मूर्तियों को विसर्जित कर दिया जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्या है? गौरा पर्व कार्तिक महीने में, लक्ष्मी पूजा के दिन बस्तर में गोंड जनजाति के लोग गौरा गौरी का विवाह होता है। बस इतनी चीजें आपको इंपॉर्टेंट है। ये आपका ये सब लाइन पूछा नहीं जाता, लेकिन तब भी अपने बेसिक नॉलेज के लिए याद रखना कि बैल कैसे याद रखोगे? शिव भगवान की आपका सवारी क्या है? नंदी। नंदी यानी बैल, तो यहां से आप इसको याद कर सकते हो। अब इंपॉर्टेंट है जो आपके, मैंने आपको पिछली क्लास में बोला था सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? बस्तर के त्योहार। बस्तर के त्योहार से ज्यादातर क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पर जैसे ही आपका लक्ष्मी पूजा कंप्लीट होती है, दिवाली होता है, अगले दिन क्या होता है? गोवर्धन पूजा होता है, फिर उसके अगले दिन भाई दूज होता है। तो जब मैदानी क्षेत्रों में गोवर्धन पूजा मनाई जाती है, उसी समय बस्तर में एक त्योहार होता है दियारी पर्व। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। अब एक दो चीजें इसको याद रखना। देखो, दो लाइन बोल रहा हूं, इसमें दोनों में अंतर है, पेपर में आपको समझना पड़ेगा। देखो क्या आता है, दियारी पर्व कब मनाया जाता है? तो एक लाइन लिखा आएगा दीपावली के अगले दिन, या दीपावली के बाद के दिन में। तो अगर यहां पर ये दो लाइन लिखा हुआ आता है, या दीपावली के दिन लिखाएगा दीपावली के अगले दिन, या दीपावली के बाद अगले दिन लिखाएगा, तो दोनों लाइन में अंतर होगा। दीपावली के अगले दिन यानी जिस दिन दीपावली उसके अगले दिन, दीपावली के बाद अगले दिन यानी दीपावली के बाद जो दिन आए उसके अगले दिन, दोनों में अंतर है। यानी अगर आप मैं बोलूं दीपावली के अगले दिन, तो दीपावली के अगले दिन क्या हुआ? यानी दिवाली का दिन आए उसके अगले दिन की बात हो रही है। लेकिन अगर यहाँ दीपावली के बाद अगले दिन बोल रहे हैं, यानी दिवाली निकल चुकी है, उसके बाद एक दिन आया है उसके अगले दिन, यानी वो दीपावली के बाद का दूसरा दिन हो गया। समझ रहे हो? तो यहाँ पे याद रखना, पेपर में आपको घुमाने के लिए क्या देगा? दीपावली के अगले दिन भी देगा, दीपावली के बाद अगले दिन भी देगा। तो याद रखना, के बाद लग गया यानी दिवाली को काउंट नहीं कर रहे, दिवाली के बाद अगले दिन, उसके बाद का अगले दिन को काउंट कर, यानी दीपावली के बाद ये क्या हो गया? दूसरा दिन हो गया। तो आपको ऐसा भी देता है। तो याद रखना कि अगर आपसे पूछे दियारी पर्व कब बनाते हैं, तो दीपावली के अगले दिन। समझ रहे? दीपावली के बाद लिखाया तो वो दूसरे दिन में काउंट हो जाएगा,
यानी जिस दिन भाई दूज मनाते हैं वो दिन काउंट हो जाएगा। के बाद वाले को नहीं लेना, दीपावली के अगले दिन वाले को लेना, ये चीज याद रखना। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर दिवाली पर्व जो है आपका, दिवाली किस दिन हो रहा है? कार्तिक महीने की अमावस्या के दिन। अमावस्या के दिन के बाद क्या होगा? शुक्ल पक्ष चालू हो जाएगा। तो शुक्ल पक्ष का जो प्रथम दिन होगा उसी को हम बोलते हैं, वहां पर बस्तर में मनाया जाता है दिवाली पर्व। अब दिवाली पर्व जैसे कि गोवर्धन पूजा यहाँ पर होती है, तो क्या होती है? गाय की पूजा की जाती है उस दिन। तो यहाँ पर भी क्या होता है? दिवाली पर्व के अवसर पर जितने भी पशुधन रहते हैं उनकी पूजा की जाती है। जो पशुधन के मालिक रहते हैं वो पशुओं को खिचड़ी खिलाते हैं। और जो आपका धुरई रहता है, कौन होता है धुरई? किसको बोलते हैं? जो पशुओं को चराने जाता है। तो जो धुरई रहता है वो क्या करता है? जो भी पशु मालिक रहते हैं उनको अपनी हैसियत के हिसाब से आमंत्रित करता है और उनको भोज का आयोजन करवाता है उनके लिए। आप देखोगे जैसे कि जो चरवाही लोग रहते हैं वो अलग अलग जो जिनके घर पशु पाले रहते हैं वो वहां जाकर उनकी सेवा करते हैं, उनको चरवाने के लिए लेकर जाते हैं। तो यहाँ पर जो धुरई रहेगा वो अपनी हैसियत के हिसाब से क्या करेगा? अपने मालिकों को बुलाएगा, आमंत्रित करेगा घर में और उनके लिए भोज का आयोजन करवाएगा। तो यहाँ पर याद रखना, यह पर्व कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन बस्तर में मनाया जाता है। बस्तर में चरवाहों को धुरई या धुरई भी कहा जाता है। धुरई पशु मालिकों को एक निश्चित स्थान पर आमंत्रित करते हैं और अपनी हैसियत के हिसाब से उन्हें खिलाते हैं, जिसे भाड़ी कहते हैं। तो भाड़ी क्या है? जो धुरई के द्वारा अपने मालिकों को आमंत्रित किया जा रहा है, उनके लिए जो भोज का आयोजन किया जा रहा है उसी को यहाँ पर भाड़ी कह रहे हैं। आगे, इस दिन धुरई बैलों को जो माला पहनाता है उसको जेठा कहते हैं, जबकि गाय को जो माला पहनाता है उससे छुई कहते हैं। याद रखना, जैसे कि यहाँ पर क्या कहते हैं? इस सोहरी बोलते हैं, वैसे ही बस्तर में जो बैलों को माला पहनाई जाएगी उसको जेठा बोलेंगे, जबकि जो गाय को माला पहनाई जाएगी उसको छुई बोलेंगे। तो वही है जो यहाँ पे आपका मातर के अवसर पर सोहारी पहनाते हैं, वही सब चीजें। इस दिन पशुधन मालिक अपने पशुधन को खिचड़ी खिलाते हैं तथा पशु के माथे पर तिलक लगाकर उसकी पूजा करते हैं। तो आपसे पेपर में क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं दिवाली के बारे में? दिवाली पर्व कहाँ मनाया जाता है? बस्तर में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन यानी दिवाली के अगले दिन। समझ आ गया? क्या होता है? इस दिन पशुधन की पूजा करते हैं और मालिक क्या करते हैं? अपने पशुधन को खिचड़ी खिलाते हैं। ये चीज याद रखना है। अब अगला है मातर। ये भी आपके पीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, मातर। अब मातर जो है ये अगले दिन है। किसके अगले दिन? भाई दूज के, आपके गोवर्धन पूजा के अगले दिन। तो यहाँ पर वो भाई दूज के दिन अर्थात दिवाली के तीसरे दिन मनाया जाता है। सही लिखा है गलत लिखा है ये बताओ? सही लिखा है, ठीक है। के बाद होता तब यहाँ पर उसको गलत मानते। तीसरे दिन यानी अगर आपका कैसे दिवाली के तीसरे दिन यानी दिवाली काउंट हुआ, दिवाली का अगले दिन दिवाली पर वाला काउंट हुआ, उसके अगले दिन यानी आपका जो आपका मातर आ रहा है वो काउंट हुआ। तो दिवाली को गिन के 1, 2 और ये तीसरा दिन। समझ आ रहा है? के बाद लिखा रहता तो ये गलत होता, के बाद लिखा रहता तो यहाँ पर क्या आता? दूसरा दिन आता। समझ आ रहा है? तो के बाद में दिवाली को काउंट नहीं करना है, के बाद नहीं लिखा है तो दिवाली को काउंट करके तीसरा दिन होता है। तो यहाँ यह पर्व भाई दूज के दिन अर्थात दिवाली के तीसरे दिन मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है? तो राउत जाति या यादव समाज के लोगों के द्वारा। ठीक है, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो राउत जाति या यादव समाज के लोगों का ये सामूहिक पर्व है। इनके जो इष्ट देव रहते हैं उनका नाम है कोढ़हर देव, जो कि लकड़ी के बने होते हैं। याद रखना, इन लोग इनका निर्माण लकड़ी से करते हैं। कोढ़हर देव जो कि श्री कृष्ण का एक रूप माने जाते हैं और इनकी पूजा की जाती है इस दिन। अब क्या होता है? मातर में जो प्रमुख वाद्य यंत्र रहता है गुदुम, टिंकी, मोहरी, डमरू या गढ़वा बाजा। आप देखोगे कि राउत नाच होता है तो उसके लिए आपके घर के पास गढ़वा बाजा बजाते हुए सब हाथ में डंडा वंडा पकड़ के चमकीला रैपिंग करके वो लेके जाते हैं, तो वही है। तो इनमें वाद्य यंत्र गुदुम, टिमकी, मोहरी, डमरू जो मेन है वो है गढ़वा बाजा होता है। मातर का अर्थ होता है मातृशक्ति, ये भी याद रखना। ये पेपर में व्यापम में आया था कि मातर का अर्थ क्या होता है, तो मातृशक्ति होता है। और इस दिन गौ माता की पूजा की जाती है। अब मातर पर्व जो होता है वो 3 चरण में मनाया जाता है। सबसे पहले होता है कांचन आना, कांचन आना। सेकंड होता है कुमड़ा ढुलाना और तीसरा होता है दोहा पढ़कर नृत्य करना। तो कांचन आना का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? देखे तो होगे, अरे कुछ तो देखे होगे। कुछ उसी से रिलेटेड, मतलब रिलेटेड नहीं है, कुछ होता है। चलो देखते हैं। कांचन आना का मतलब यहाँ पर ये होता है, आप देखे होगे मिट्टी की जो घड़ा होता है, ठीक है, मिट्टी के घड़े में पानी भरते हैं और मिट्टी के घड़े को ढकने के लिए दिया शेप का एक चीज रहता है जो मिट्टी के घड़े को ढकता है।
वो मतलब उसको बंद करने का, तो उसी दिए के ऊपर क्या करते हैं, घड़ा रहता है, घड़े के ऊपर वो दिया टाइप का जो स्ट्रक्चर रहता है वो रखते हैं, मिट्टी का ही बना होता है, और उसमें जो है जोत जलाते हैं। ठीक है, तो जो दिया टाइप स्ट्रक्चर में जोत जलाते हैं उसी को यहाँ पर पहली प्रथा होती है कांचन आना की। अब कांचन आना के बाद दूसरा होता है कुमड़ा ढुलाना। कुमड़ा ढुलाना का मतलब ये होता है जो गाय या कोई भी बैल वैल भी देखोगे आप, उनके पैरों के जो खुर होते हैं, ठीक है, जो पैर होते हैं आप समझ लो, उससे क्या करते हैं, कुमड़े के ऊपर उनके पैर लगवाते हैं, मतलब उसके ऊपर जोर लगा के तुड़वाते हैं कुमड़े को, इसी को बोलते हैं कुमड़ा ढुलाना। फिर उसके बाद होता है दोहा। कुमड़ा, अरे कद्दू। पंजाबी लैंग्वेज में पेठा। सही बोले ना मैडम? हाँ, तो कुमड़ा ढुल समझे, कद्दू, तो कद्दू को ऐसा मतलब वो पड़ा रहता है जमीन में और वो गाय का पैर उठा के उससे तुड़वाते हैं। ठीक, और तीसरा होता है दोहा पढ़कर नृत्य करना। तो अब जो है फिर वो दोहा पढ़कर नृत्य करते हैं, जो आप लोग सुनते भी जाओगे ऐसे दोहा बोलते हैं। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन ये है कि मातर पर्व या राउत नाचा के दौरान जो गीत गाया जाता है, कविता पाठ किया जाता है, वो क्या होता है? ऑप्शन दिया था दोहा, चौपाई, ऐसा करके, छप्पे हम लोग छंद पढ़ते हैं ना, तो वैसे ही, तो याद रखना ये दोहा होता है। ठीक है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ पर गढ़वा बाजा के साथ दोहों का उच्चारण किया जाता है और नृत्य के दौरान हाथ में लाठी, माथे पर पगड़ी और रंगीन वेशभूषा पहनी जाती है। इसके बाद होता है लाठी झोंकना परंपरा। लाठी झोंकना परंपरा ये होता है कि जब वो नाचते हुए गढ़वा बाजा के साथ जो है जुलूस टाइप का निकालते हैं उन लोग, तो उस समय क्या होता है कि हाथ में लोग लाठी पकड़े रहते हैं जो रंगीन कर रहती है, वो एक दूसरे को मारते हैं। अब मारते समय क्या होता है कि जैसे आप बाहुबली पिक्चर देखोगे या कोई युद्ध वाली पिक्चर, तो मारते हैं तो हाथ में कुछ ऐसे पहने रहते हैं, ऐसे रोकते हैं हाथ ऐसा करके, तो वही यहाँ पर होता है कि वो लाठी झोंकना परंपरा में एक दूसरे को मारते हैं तो वो दूसरे के वार को रोकते हैं अपने हाथ से। ठीक है, तो इसी को लाठी झोंकना परंपरा बोलते हैं। इसके बाद सोही बांधने की परंपरा होती है। सोही यानी जिसको हम जेठा छुई बोल रहे हैं, माला, उसको बांधते हैं। और उसके बाद जो है लास्ट में हाथा भित्ति चित्र लिखना होता है। जो राउत की पत्नी जो रहती है वो अपने मालिक के घर में जाकर जो है हाथ से चित्रकारी करती है उनकी दीवार में जहां पर पशुओं को रखा जाता है। तो हाथा भित्ति चित्र लिखने की परंपरा भी मातर पर्व के अवसर पर होती है, ये चीज याद रखना है। तो इतनी चीजें आपको मातर पर्व के दौरान होती। पेपर में क्वेश्चन आया था पीएससी में कि मातर पर्व किसके द्वारा मनाया जाता है, तो राउत जाति या यादव। राउत जाति ऑप्शन में नहीं दिया था, यादव दिया था, तो यादव पेपर में लिया था। अब आता है तो यहाँ के लिए सबसे मेन परंपरा है देव उठनी। इसके बाद शादियों की लाइन लग जाती है देव उठनी के बाद। ठीक है, तो अब देव उठनी जिसे तुलसी विवाह भी कहते हैं, जेठौनी भी कहते हैं, जो कि कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन होता है, और इसको प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं जो शास्त्रों में कहा गया है, और इसको यहाँ पर छोटी देवारी भी कहा जाता है। तो देव उठनी, जेठौनी या तुलसी विवाह एक ही इस दिन क्या होता है, तुलसी विवाह किया जाता है। गन्ने आते हैं, आप देखोगे मार्केट में, अभी अभी तो गए थोड़े दिन पहले यहीं पे गन्ने का उन लोग लाइन से लगाए थे, तो गन्ने रहते हैं, गन्ने का मंडप तैयार करते हैं। ठीक है, फिर तुलसी जी का वहां पर विवाह करवाया जाता है। तो इस दिन घर घर में तुलसी विवाह संपन्न होता है। इस दिन ईख यानी गन्ने से मंडप तैयार किया जाता है एवं चना बाटी, बेर आदि चढ़ाया जाता है एवं विवाह के सारे नियम ये है पूरे किए जाते हैं। इस दिन उपवास रखा जाता है और उपवास जो है सिंघाड़ा का फलाहार उस समय खाया जाता है। इसी समय राउत नृत्य भी अपने चरम पर होता है, यानी राउत नृत्य उस समय से चालू हो गया मातर पर्व के अवसर से, तब तक अभी तक चलता रहता है। इसके बाद ही लोग विवाह हेतु वर वधु की तलाश करना प्रारंभ करते हैं, और इस पर्व के बाद छत्तीसगढ़ में धान की कटाई भी प्रारंभ हो जाती है। तो इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है। मेन जो आता है देव आपका ये पूछेगा कि जेठौनी कब मनाया जाता है या देव उठनी कब मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन मनाया जाता है। अगला है कार्तिक स्नान। अब अभी देखोगे हमारे भूपेश बघेल जी गए थे, उसके बाद हार गए बेचारे, गए थे खारून नदी में कार्तिक स्नान करने के लिए। क्या होता है, क्यों करते हैं कार्तिक स्नान, किसी को कोई आइडिया? ये तो बता ही देगा भाई केयूर भाई, नहीं बताएगा? नहीं नहीं, वो तो है, मतलब अपन एक ही दिन जो मेन होता है कार्तिक जो आपका पूर्णिमा के दिन होता है, उसी दिन कार्तिक स्नान किया जाता है। अरे कौन, बताओ ना भाई। अरे आप लोग के तो बाजू में ही होता है, महादेव घाट में तो होता है। क्या लगता है, कोई आइडिया? हाँ, पता नहीं, किसी को नहीं पता। देखो क्या होता है, कार्तिक महीना जब एंड होने वाला रहता है, अगला महीना आता है अगहन, और अगहन महीने में क्या होता है, लक्ष्मी पूजा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा मान्यता होती है कि क्योंकि अब इस दिन के बाद पूर्णिमा खत्म होगी, अगले दिन से ही महीना लग जाएगा अगहन, तो लक्ष्मी जी बोलते हैं ना, लक्ष्मी जी वहीं प्रवेश करती है जिसका घर शुद्ध हो,
साफ सुथरा हो, हम साफ सुथरे हो, तभी लक्ष्मी जी हमारे घर आएगी। तो जो हमारा अगहन महीना चालू होने से पहले हम अपने जितने भी पाप है उसको धोते हैं और अपने आप को शुद्ध करते हैं, और शुद्ध करने के बाद लक्ष्मी जी को आमंत्रित करते हैं कि आप हमारे घर आओ। समझ आ गया? इसी के लिए कार्तिक महीने की पूर्णिमा को लास्ट दिन में ही क्या होता है, कार्तिक स्नान किया जाता है और लक्ष्मी जी को अपने घर आमंत्रित किया जाता है। वकील जी किए थे ना आमंत्रित, तभी तो इतना आया, नहीं तो अभी कहां से आता। समझ गए? तो याद रखना कार्तिक स्नान कार्तिक महीने की पूर्णिमा के दिन होता है। अब जो है आपका अगहन महीना आ गया। अब पता ही है अगहन महीने में कौन से दिन, हर गुरुवार के दिन लक्ष्मी पूजा होती है। ठीक है, तो अगहन बृहस्पति जिसको बोला जा रहा है, तो अगहन महीने में आने वाले त्योहार है, सबसे पहला अगहन बृहस्पति। तो इस व्रत को माता लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। क्या किया जाता है, व्रत रखने वाली महिला अपने घर के दरवाजों से लेकर भंडारगृह व पूजा घर तक आटे से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के पद चिन्हों की छाप तैयार करते हैं। आप देखना बाहर के गेट से ऐसे उनके पद चिन्ह बनाते बनाते लेके जाते हैं अंदर तक, और वो उनके भंडारगृह या जहाँ पे पूजा घर रहता है वो वहां तक जाता है। इस दिन चावल से बने पकवान बनाए जाते हैं तथा माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन पैसे खर्च नहीं किए जाते, झाड़ू नहीं लगाया जाता, जमीन में सोया जाता है। कारण क्या है, किसी को कुछ पता है? कोई तो बताओ। हाँ, आप लोग तो मनाते हो अभी। हाँ बताओ। और आगे भी है। नहीं लगाते। हम्म। हम्म। अरे आप लोग नहीं सोते होगे, सोते हैं। हाँ, देखो ऐसा होता है कि इस दिन पैसे खर्च नहीं करते, कहने का मतलब यह है क्योंकि लक्ष्मी आ रही है तो लक्ष्मी आपके घर में रहनी चाहिए, भंडार गृह में रहनी चाहिए, आपके राजकोष में रहने चाहिए। ठीक है, तो इस दिन इसलिए यहाँ पर क्या करते हैं, पैसे खर्च नहीं करते, झाड़ू नहीं लगाते, कहने का मतलब है क्योंकि वो पद चिन्ह बनाए हुए हैं। ठीक है, तो पद चिन्ह बनाए हैं, वो झाड़ू लगेगा तो वो मिट जाएगा, जिससे आपके जो घर में आकर लक्ष्मी बसी है तो उस समय वो चली जाएगी। इसी के लिए पद चिन्ह को नहीं मिटाने, इसलिए झाड़ू नहीं लगाते। और क्योंकि लक्ष्मी जी आए हैं तो उनको भी सोने होने के लिए आपको अपना पलंग वलंग देना है, कि वो आपके अतिथि हैं तो आपके घर में रुकेंगे, इसी के लिए आप नीचे सो रहे हो, उनको अच्छा स्थान दे रहे हो सोने के लिए। समझ आ गया? तो इस दिन ऐसा माना जाता है। तो याद रखना, अगर आपसे पेपर में ऐसा नहीं पूछेगा, पेपर में क्या पूछेगा, किस महीने के गुरुवार को, हर गुरुवार को लक्ष्मी पूजा होती है, तो अगहन महीने के, ऐसा पेपर में क्वेश्चन आता है। अब अगला है लक्ष्मी जगार। अब यहाँ पर ये जो है ये बस्तर में मनाया जाने वाला पर्व है। अब देखो अगहन महीने में दो ही चीजें आ रही हैं, एक आ रहा है अगहन बृहस्पति और एक आ रहा है लक्ष्मी, और दोनों ही लक्ष्मी जी से संबंधित है। चाहे हम बस्तर में देखें, चाहे हम मध्य जो छत्तीसगढ़ मैदानी क्षेत्र है वहां पे देखें, तो इसका आयोजन प्रतिवर्ष अगहन महीने में होता है, लेकिन दिन फिक्स नहीं होता कि कौन से दिन लक्ष्मी जगार होगा, लेकिन अगहन महीने में होता है। गांव के किसान, अगर आप देखोगे जो बस्तर में आदिवासी रह रहे हैं, उनकी आजीविका का प्रमुख साधन कृषि है। ठीक है, जो स्थानांतरित कृषि कर रहे हैं या किसी भी टाइप की कृषि कर रहे हैं, तो गांव के किसानों के लिए लक्ष्मी उनके खेत हैं। अतः खेतों में फसलों के आगमन के समय लगातार 11 दिनों तक यह पर्व मनाया जाता है। इस अवसर पर धान की बाली को लक्ष्मी मानकर उन्हें दुल्हेगर, दुल्हेगर कहने का मतलब क्या है, कौन बताएगा? दुल्हेगर, बस्तर रिटर्न बताओ। पूजा घर ही होता है। ठीक है, वहां पर क्या करते हैं, जो धान की बाली आई है उनको लक्ष्मी जी मानते हैं, और उनका विवाह नारियल से करते हैं। नारियल जो है वो विष्णु जी के प्रतीक माने गए हैं, और उनका विवाह यहाँ पर कर दिया जाता है। तो नारियल को विष्णु का प्रतीक मानकर उनका विवाह किया जाता है। तो यहाँ पर क्यों लक्ष्मी जी की पूजा हो रही है, क्योंकि धान की बाली को लक्ष्मी जी मान रहे हैं, उनकी आय का साधन केवल वही माना जा रहा है, इसलिए वो अपने धान की बाली को समर्पित कर रहे हैं लक्ष्मी जी को, और उनकी पूजा कर रहे हैं, ताकि जो है उनका जो खेत वेत है, खलिहान अच्छे से खिले फले, उनकी आमदनी हो। तो लक्ष्मी जागार अगहन महीने में मनाया जाने वाला पर्व है, 11 दिनों तक होता है, लेकिन इसका दिन फिक्स नहीं है, महीना फिक्स है अगहन महीना। अब आता है पौष महीने में जो त्योहार होते हैं। तो पौष महीने में आने वाले त्योहार है, सबसे पहला मेन जो है छेरछेरा का पर्व। इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन आता है कि छेरछेरा कब मनाया जाता है, तो पौष महीने की पूर्णिमा को छेरछेरा पर्व मनाया जाता है। पूर्णिमा यानी आपका शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन। तो पौष पर्व महीने की पूर्णिमा को छेरछेरा पर्व मनाते हैं। यह पर्व माता शाकंभरी को प्रसन्न करने हेतु मनाया जाता है। शाकंभरी यानी आपकी अन्नपूर्णा देवी, क्योंकि इस दिन क्या होता है कि आपके जो बच्चे रहते हैं, नई नई फसल आई रहती है, तो बच्चे जो रहते हैं घर घर जाके जो है
दान मांगते हैं उसकी फसल के लिए, तो वहां पर फिर वो गीत भी गाते हैं, छेरछेरा माई कोठी के धान ला हेरा थेरा। और फिर वो क्या करते हैं, जो भी किसान भाई रहते हैं, जो भी उनकी फसल आई रहती है, उनका कुछ हिस्सा उनको देते हैं। ठीक है, और इसी कारण क्योंकि वो दान कर रहे हैं अपनी फसल का चीज, इसलिए इसको दान का महापर्व भी कहा जाता है छेरछेरा को। तो याद रखना, छेरछेरा को दान का पर्व भी कहा जाता है। इस दिन गौ पूजा भी की जाती है। तो बस इतना इंपॉर्टेंट है कि छेरछेरा पर्व पौष महीने की पूर्णिमा को होता है, माता शाकंभरी यानी अन्नपूर्णा देवी को प्रसन्न करने के लिए होता है। इस पर्व में बच्चे घर घर जाकर अन्न का दान मांगते हैं, छेरछेरा माई कोटी के धान ला हेरा थेरा ये बोलते हैं। इस दिन गौ पूजन भी किया जाता है और छेरछेरा को दान का पर्व भी कहा जाता है। अगला पर्व है जो पौष महीने में होता है, धीरसा पर्व। जैसे हमने कोरा पढ़ा था, कोरा कौन मनाता शुभम भाई? कोरा पर्व क्या कब मना रहे थे कोरवा जनजाति कोरा पर्व? अरे किसकी फसल काटे थे? ये तो पुराना था यार, कैसे नहीं पढ़ रहे? और नोट्स में भी था। अच्छा पलट के बता देगा तो क्या होगा रे भाई? हम्म क्या था मैडम? कोरा पर्व आपको पता था मैडम? कौन सा? कोदो और गोंदली की फसल। वैसे धेरसा पर्व जो होता है, हाँ, धेरसा पर्व कोरवा जनजाति के लोग ही मनाते हैं जब सरसों की फसल काटने के बाद। याद रखना, कोरा पर्व भी कोरवा जनजाति मनाते हैं कोदो और गोंदली की फसल काटने के बाद। धेरसा पर्व भी कोरवा जनजाति मनाते हैं जब वो सरसों की फसल को काट लेते हैं। इसके बाद आता है आपका माघ महीना। माघ महीने में आपके छत्तीसगढ़ के लेवल में कोई प्रमुख त्योहार नहीं है, लेकिन माघ महीने में ही महाशिवरात्रि होती है, बसंत पंचमी होती है। अपने यहाँ पे पर्व इंपॉर्टेंट नहीं है माघ महीने के, लेकिन आपको याद रखना माघ महीने में छत्तीसगढ़ में बहुत जगह मेले लगते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका कहाँ कहाँ लगता है? राजिम में मेला लगता है, शिवरी नारायण में मेला लगता है, तो ये सब मेन ही मेले हैं। तो याद रखना महाशिवरात्रि, बसंत पंचमी, ये ओवरऑल पूरे भारत लेवल के त्योहार है। ठीक है, छत्तीसगढ़ लेवल के नहीं है, तो इसको याद रखना कि आपको इसके मेले कौन कौन से लगते हैं ये आपको आगे पढ़ना पड़ेगा। अब आता है फाल्गुन महीना या फागुन महीना जिसको बोलते हैं, और ये महीने से आपके पेपर में आजकल भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं फाल्गुन महीने से, क्योंकि जो बस्तर के कई सारे त्योहार हैं वो इसी महीने में होते हैं, और बैगा जनजाति के भी अधिकतर त्योहार इसी महीने में आते हैं। सबसे पहला पर्व है भीमल पंडुम पर्व। भीमल से याद रखना भीमा देव, और भीमा देव क्या के देवता थे? वर्षा के देवता थे। तो याद रखना भीमल का अर्थ है भीमसेन देव से, पंडुम का मतलब होता है त्योहार या पर्व। तो यह पर्व बस्तर की दोरला जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। यह पर्व फाल्गुन माह में मनाया जाता है, दिन इसका कोई फिक्स नहीं है। यह पर्व शिकार से संबंधित है। इसमें क्या होता है, इस दिन जो दोरला जनजाति के लोग रहते हैं वो शिकार करने जाते हैं, और शिकार कर कर जो भी पशु लाते हैं उसकी यहाँ पर आपको भीमल देव को समर्पित किया जाता है, यानी भीमा देव को समर्पित किया जाता है। तो शिकार को ही आखेड़ बोलते हैं, याद रखना। आखेड़ का मतलब यहाँ पर शिकार ही होता है। तो शिकार करते हैं, पहले क्या होता था वो पशुओं के शिकार करते थे, लेकिन अब वो शिकार में तो सब में बैन लगा हुआ है, तो कोई भी पक्षी वक्षी को लाते हैं उसको बलि देके यहाँ पर समर्पित करते हैं भीमा देव को। तो इस पर्व का आयोजन विशेष अवसर पर होता है जिसमें संपूर्ण गांव के लोग भाग लेते हैं। शिकार के पश्चात उसे भीमदेव व इष्ट देव को अपने समर्पित करते हैं। तो याद रखना भीमल पंडुम त्योहार कौन से देवता संबंधित है? भीमदेव से। अगला है कार्य पंडुम। अब कार्य पंडुम क्या होता है, ये भी फाल्गुन महीने में मनाते हैं, लेकिन दिन इसका फिक्स नहीं है। क्या होता है, इस समय फाल्गुन माह में जो आदिवासी रहते हैं जंगलों से लकड़ी काटने का कार्य प्रारंभ करते हैं। जो जंगल में बांस के या कटीले वन होते हैं उन लकड़ियों को काटने का कार्य प्रारंभ करते हैं। तो लकड़ी काटने के एवज में या लकड़ी काटने का कार्यक्रम प्रारंभ करने के लिए वो कार्य पंडुम पर्व मनाते हैं। पेपर में कैसा क्वेश्चन आता है कि लकड़ी काटने का प्रारंभ करते हैं कौन से त्योहार के अवसर पर? तो कार्य पंडुम। महुआ बिनने का काम चालू करते हैं किस त्योहार के अवसर पर? तो उराव पंडुम। ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है। ठीक है, तो महीना भले ही ना पूछे, लेकिन आपसे काम क्यों हो रहा है वो आपसे पूछेगा। अब यहाँ पर बोल देता है शिकार से संबंधित कौन सा पर्व है, तो ऐसा करके आपको बताना पड़ेगा, या भीमल पंडुम। तो याद रखना, या फाल्गुन माह में आदिवासी बांस व कटीली झाड़ियों को काटना प्रारंभ करते हैं, इसी खुशी में यह पर्व मनाया जाता है, क्योंकि जो बांस या कटीली झाड़ियां उनके खाने के लिए, जो आग जलाने के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसी के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है आपका फाल्गुन माह में आदिवासियों के द्वारा कार्य पंडुम पर्व बनाते हैं। फिर आता है उराव पंडुम पर्व। उराव पंडुम यह भी फाल्गुन माह से प्रारंभ होकर चैत्र माह तक चलता है। यानी उराव पंडुम जो इसका पर्व है वो आपका फाल्गुन माह से स्टार्ट होता है, चैत्र माह तक चलता है, और इस अवसर पर आदिवासी महुआ बिनने का काम प्रारंभ करते हैं। यानी महुए पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि महुआ बिनने का काम जो प्रारंभ करते हैं वो कौन से पर्व के से चालू करते हैं? तो उराव पंडुम। ये चीज याद रखना, ये पेपर में आ चुका है क्वेश्चन।
ARTO में जहां तक आया था, जो पिछले बार हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था। महुआ बीने का कार्यक्रम उराव पंडु। कौन है ये भूकंप लाने वाला? पीछे से अपने आप। चलो अगला है फाल्गुन मणि या फागुन मणि, जो दंतेवाड़ा में होता है। और इससे पेपर में क्वेश्चन व्यापम में आया था कि फाल्गुन मणि कितने दिनों तक आयोजित की जाती है। तो 9 दिनों तक फाल्गुन मणि का कार्यक्रम होता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो दंतेवाड़ा की फागुन मड़ई या फाल्गुन मड़ई, सबसे फेमस कहाँ कौन सी मड़ई है? नारायणपुर की मड़ई, ये पेपर में ये भी आया हुआ है। दंतेवाड़ा की इष्ट देवी होती है माँ दंतेश्वरी। तो माँ दंतेश्वरी की पूजा सम्मान में प्रतिवर्ष दंतेवाड़ा में मड़ई का आयोजन होता है। तो ये नाम पर ही लिखा है फाल्गुन मड़ई, यानी फाल्गुन महीने में आयोजित होगा। यह मड़ई फाल्गुन शुक्ल पक्ष के 6वें दिन से स्टार्ट होकर फाल्गुन शुक्ल के 14वें दिन तक, यानी कुल 9 दिनों तक चलती है। तो पेपर में पूछा था मड़ई कितने दिन के लिए आयोजित की जाती है, तो 9 दिनों के लिए आयोजित की जाती है, ये चीज याद रखना। फाल्गुन शुक्ल षष्ठी से चालू होती है। तो षष्ठी के दिन क्या होता है? सर्वप्रथम मंदिर में कलश स्थापना की जाती है, यानी जो दंतेवाड़ा का दंतेश्वरी मंदिर है उस दिन यहाँ पर क्या होता है? कलश की स्थापना की जाती है। फाल्गुन शुक्ल सप्तमी को खोर कुदनी का कार्यक्रम होता है, और इसके तहत जो दंतेवाड़ा की दंतेश्वरी मंदिर में माता की डोली रहती है उसको बाहर निकाला जाता है, और उसके बाद जितने भी वहां पर मड़ई में शामिल लोग होते हैं उनके दर्शन करते हैं। इसके बाद आता है अष्टमी के दिन। अष्टमी के दिन निश्चित स्थान पर नृत्य का आयोजन किया जाता है, और यह नृत्य कलार व कुम्हार जाति के लोग करते हैं। यानी जहां पर मड़ई होते रहती वहां पर जो है 8वें दिन आपके कलार व कुम्हार जाति के लोगों के द्वारा एक नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। अब नवमी, दसवीं, एकादशी व द्वादश, ये चारों दिन यानी 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वें दिन यहाँ पर क्या होता है? अलग अलग नृत्य होता है। जैसे नवमी के दिन होता है लम्हा मार नृत्य। लम्हा मार क्या होता है? लम्हा का मतलब खरगोश को बोलते हैं लम्हा, ठीक है? तो लम्हा मार। फिर कोडरी मार, कोडरी या कोटरी किसको बोलते हैं? हिरण को बोलते हैं। फिर चीतल, चीतल तो समझ गए, चीतल मार। और आखिरी गौर मार। गौर मार आपका वन भैंसा टाइप का गौर होता है, बाइसन हॉर्न जिसको बोलते हैं, तो उनका टाइप का ये यहाँ पर अलग अलग नृत्य का आयोजन किया जाता है। अगला है त्रयोदशी के दिन, यानी 13वें दिन क्या होता है? मड़ई में आए सभी देवता के छत्रों की रैली निकाली जाती है, जिसे देवखोलनी कहा जाता है। त्रयोदशी के दिन शाम को गाली उत्सव होता है। गाली उत्सव यानी मड़ई में जितने लोग आते हैं वो एक दूसरे को गाली देते हैं, ठीक है, आपस में। और गाली ऐसा नहीं, थोड़ी मर्यादा में रहकर देते हैं ना, ऐसे नहीं कि कुछ भी गाली दे दे, मर्यादा में रहकर गालियां देते हैं एक दूसरे को। और चतुर्दशी यानी 14वें दिन पादुका पूजन होता है। और जो पादुका पूजन यानी जो माता के जो चरणों का वो रहता है, तो उसका यहाँ पर पूजन किया जाता है, और रात में होलिका दहन का कार्यक्रम यहाँ पर होता है। तो फाल्गुन मणि आपका इंपॉर्टेंट है। कौन से दिन क्या हो रहा है पेपर में इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस बार इंपॉर्टेंट बन सकता है, क्योंकि इस बार जो कल्चर विभाग है उसने फाल्गुन मणि के ऊपर अपनी एक मैगजीन निकाली है, ठीक है? तो इस हो सकता है कि उस मैगजीन के ऊपर से आपको यहां से क्वेश्चन पूछा जाए। तो याद रखना कि इसके दिन भी एक बार पढ़ लेना कि कौन से दिन क्या होता है। कितने दिन होता है? 9 दिन होता है। और इंपॉर्टेंट चीज ये है यहाँ पर कि 9 दिन कब से कब तक होता है? तो यहाँ पर फाल्गुन शुक्ल पक्ष के 6वें दिन से फाल्गुन शुक्ल पक्ष के 14वें दिन तक, ये पेपर में इस बार आ सकता है। अब देखते हैं मेघनाथ पर्व, जो कि पेपर में आ चुका है। कौन सा जनजाति मेघनाथ पर्व मनाती है? तो गोंड जनजाति मेघनाथ पर्व मनाते तो बैगा भी हैं, लेकिन पेपर में जो आपका आंसर लेता है वो गोंड जनजाति लेता है। तो गोंड जनजाति के द्वारा यहाँ पर मेघनाथ पर्व मनाया जाता है फाल्गुन महीने में। कई कई क्षेत्र में ये पर्व जो है वो चैत्र महीने को भी मनाया जाता है। अगर दोनों ऑप्शन में आ रहा है तो फाल्गुन आपका बेहतर आंसर है, क्योंकि चैत्र जो है वो बहुत कम जगह मनाया जाता है, अधिकतर जगह फाल्गुन महीने में मेघनाथ पर्व आता है। गोंड जनजाति के लोग मेघनाथ को अपना प्रमुख देवता के रूप में पूजते हैं, और ऐसा मानते हैं कि अगर उनके ऊपर कोई विपत्ति आएगी तो जो मेघनाथ है उनको उस विपत्ति से बचाएंगे। तो इसी के लिए वो क्या करते हैं? मेघनाथ की पूजा करते हैं। याद रखना कि मेघनाथ जो रहते हैं किसके बनाए जाते हैं? लकड़ी के बनाए जाते हैं। ऐसा करके स्तंभ टाइप का बनाया जाता है, और बीच में नीचे ही बैठकर जो है यहाँ पर वो पूजा करते हैं। तो याद रखना यहाँ पर मेघनाथ जो है वो यहाँ पर बैठने का कुछ जगह बनाया जाता है इस तरीके का। तो यहाँ पर ये ऐसे लकड़ी के मेघनाथ बने होते हैं। तो फाल्गुन महीने यहाँ पर चीजें कंप्लीट हुई। अब हम चलेंगे चैत्र महीने की ओर, और चैत्र महीना भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चैत्र महीने में जो जो त्योहार होते हैं, चलो अब देखते हैं कि चैत्र महीने में आने वाले कौन कौन से त्योहार हैं। तो चैत्र महीने में जो त्योहार आता है वो है गोबर बोहरानी। याद रखना बोहरानी है, बहुरानी नहीं है ना, कोई बहुरानी बोल के बोहरानी, ठीक है, गोबर बोहरानी। तो गोबर बोहरानी चैत्र माह की शुक्ल नवमी को मनाया जाने वाला त्योहार है।
एक बार पीएससी के 2015 या 16 में पूछा गया क्वेश्चन, स्टेट सर्विस में नहीं किसी अदर पेपर में पूछा गया था कि गोबर बोहरानी का जो पर्व है वो किस जगह मनाया जाता है, यानी किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। तो सुकमा में जो आपका छिंदगढ़ विकास खंड है वहां के धुरवा जनजाति के द्वारा, मेन रूप से कोंटा, वहां पर जो है गोबर बोहरानी का पर्व मनाया जाता है मेन। इसका आयोजन ग्राम से सटे मैदान में किया जाता है जहां ग्राम देवी की स्थापना की जाती है, यानी इसका आयोजन कहां पर होता है, मैदान में होता है। पुरुष वर्ग के द्वारा अपने शस्त्र तीर धनुष व कुल्हाड़ी की पूजा की जाती है और इस पर्व में वो आकेट यानी शिकार की भी प्रथा होती है। अब क्या होता है, गोबर बोहरानी के लिए जो मैदान होता है वहां पे गड्ढे खोदे जाते हैं, ठीक है। और गड्ढे में क्या होता है, जितने भी जो धुरवा जनजाति के लोग हैं जब भी उस मैदान में आते हैं तो अपने साथ कुछ गोबर लेकर आएंगे और इस गड्ढे में वो डालते रहेंगे, ठीक है। और जिस दिन यहाँ पर जिस दिन गोबर बोहरानी का पर्व एक्चुअल में होगा उस दिन क्या करेंगे, उस गड्ढे से गोबर का जो, क्योंकि अब तो गोबर जो है वो खाद टाइप का बन गया होगा, तो इसको एक दूसरे को भी मारते हैं, इसके साथ जो यहाँ पर रहते हैं उसको अपने खेत में भी लेकर जाते हैं और उसको डाल के वहां पर अपनी जो मतलब आप खाद का स्वरूप हो जाता है जैसे, तो इसको यहाँ पर अपने खेत में डालेंगे और ये मानेंगे कि उनके जो इष्ट देव है उनका आशीर्वाद है जिससे उनकी फसल अच्छी होगी, तो उसको जो है प्रसाद स्वरूप अपने खेत में ले जाकर डालते हैं। तो याद रखना, गोबर बोहरानी है तो गड्ढा खोदा जाता है जिसमें लोग थोड़ा थोड़ा गोबर लाकर डालते हैं। यह कार्य 10 दिन तक चलता है और 10 दिन पश्चात इस गोबर का प्रयोग खेतों में खाद के रूप में किया जाता है, यानी इसी को प्रसाद स्वरूप मानकर इसका प्रयोग खेतों में कर लेते हैं, तो याद रखना इसको। अब गोबर बोहरानी के बाद आता है आमाखाई। अब नाम से स्पष्ट है आमाखाई, कोई आम की ही बात हो रही होगी। तो यह पर्व चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के 13वें दिन धुरवा और परजा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। इस दिन दंतेश्वरी मंदिर में आम के नए फल का भोग लगाया जाता है, यानी जो दंतेवाड़ा का दंतेश्वरी मंदिर है वहां पर जो आम के नए फल आते हैं उनका यहाँ पर भोग लगाया जाता है। याद रखना, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के 13वें दिन कौन मनाते हैं, धुरवा और परजा जनजाति। अब आता है माटी तिहार। माटी तिहार यानी ये भी संबंधित है माटी यानी मिट्टी से। अब आप ये बताओ कि अगर कृषि हो रही है तो कृषि के लिए सबसे जरूरी उनकी भूमि मिट्टी जो है वहां की अच्छी होनी चाहिए, तो उसी अपने यानी ये खेती से संबंधित त्योहार होगा क्योंकि माटी तिहार यानी मिट्टी से संबंधित त्योहार है। तो माटी तिहार बस्तर में चैत्र माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य मिट्टी के प्रति अपना श्रद्धा भाव को प्रकट करना है। क्यों मिट्टी के प्रति श्रद्धा भाव, क्योंकि मिट्टी से ही उनकी आजीविका जुड़ी हुई है, भूमि के ऊपर मिट्टी, मिट्टी जितनी उर्वरा शक्ति होगी उतनी उनकी फसल अच्छी होगी, तो मिट्टी के प्रति श्रद्धा भाव को प्रकट करने के लिए होता है। इस त्योहार को मनाने के लिए हर गांव में एक मंदिर बनाया जाता है जिसे माटी देव गुड़ी परिसर कहते हैं, और इसी माटी देव गुड़ी परिसर के पुजारी को क्या कहते हैं, माटी पुजारी कहते हैं। कहाँ पढ़े थे हम माटी पुजारी वाला, चरु यात्रा पर्व में पढ़े थे, तो वही माटी पुजारी है। इसी गुड़ी परिसर का एक पुजारी होता है जिसे माटी पुजारी कहते हैं। माटी देव गुड़ी में महिलाओं का प्रवेश जो रहता है वो वर्जित रहता है कि यहाँ पर कोई भी महिला नहीं जा सकती, और इस अवसर पर क्या करते हैं, अपने अपने खेत की जो मिट्टी रहती है उसको तिलक लगाते हैं। तो माटी ग्रामीण एक दूसरे को मिट्टी का टीका लगाते हैं, तो ये याद रखना। तो पेपर में आया था, पेपर में जो पीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, माटी तिहार का आयोजन किस महीने में होता है, तो चैत्र महीने में होता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और अब आ रहा है व्यापम का फेवरेट क्वेश्चन, इसके बिना व्यापम एग्जाम लेना बहुत मुश्किल है। ये व्यापम का फेवरेट क्वेश्चन है, सरहुल पर्व। 90% व्यापम के पेपर में यही क्वेश्चन आता है, सरहुल पर्व कब होता है, क्या होता है। अभी भी शायद आया था, सहकारिता में भी आया था क्या, साल वृक्ष के ऊपर कुछ पूछा था, तो वही है। सरहुल पर्व चैत्र माह की पूर्णिमा के दिन उराव जाति के जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है। अब देखो, उराव जनजाति जो रहती है उनकी जो प्रमुख देवी रहती है सरना देवी रहती है, यानी इस समय क्या होता है, साल वृक्ष में फूल खिलने चालू होते हैं, तो उसी के नीचे यहाँ पर क्या होता है, सरहुल पर्व मनाया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, साल वृक्ष पर फूल लगना इस त्योहार के आगमन का सूचक है। इस दिन पुजारी काले मुर्गे व काली मुर्गी को हल्दी लगाकर उनका विवाह संपन्न कराते हैं और उसके पश्चात उनकी बलि दे दी जाती है। इस अवसर पर हंडिया नामक पेय पदार्थ पिया जाता है, और हंडिया किसका बना होता है, चावल का बना होता है। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, हंडिया नामक पेय पदार्थ कौन सी जनजाति पीती है, तो वो उराव जनजाति पीती, क्योंकि सरहुल पर्व कौन मना रहा है, उराव जनजाति। और हंडिया किसका बना होता है, चावल का बना होता है, ये भी पेपर में आया है। इस अवसर पर सरहुल नामक नृत्य भी किया जाता है, और सरहुल पर्व को फूलों का त्योहार भी कहते हैं, और किससे संबंधित है, साल वृक्ष से संबंधित है, ये चीज याद रखना। और इनकी देवी जो है वो है सरना देवी। इसके अलावा धर्मेश ये सब भी है, वो सब हम जब जनजाति वाला पार्ट पढ़ेंगे तो उसमें आएगा। अब यहाँ पर बीज पंडुम पर्व, क्या है बीज पंडुम,
तो बीज पंडुम पर्व जो है ये भी चैत्र माह में 15 से 30 दिन तक मनाया जाने वाला पर्व है बीज पंडुम। कहां पर होता है? बस्तर में होता है बीज पंडुम का पर्व। इसके पश्चात कृषक अपने खेतों की बुआई का कार्य प्रारंभ करते हैं, यानी जब बीज पंडुम पर्व मना लेते हैं उसके बाद ही कृषक अपने बुआई का कार्य प्रारंभ करते हैं। बस्तर में यह त्योहार दंडामी माड़िया जनजाति के लोग मनाते हैं और इस अवसर में धरती माता की पूजा की जाती है। बीज पंडुम त्योहार के अवसर पर धरती माता की पूजा की जाती है, क्योंकि उनको धरती माता की क्यों पूजा कर रहे हैं? वही भूमि यानी उनकी फसल अच्छी हो, इसलिए दंडामी माड़िया जनजाति के लोग बीज पंडुम पर्व मनाते हैं और यहीं से उनके बुआई का कार्य प्रारंभ होता है। धरती माता की इस अवसर पर पूजा करते हैं। अब है आपका बैसाख महीने में आने वाला पर्व, जिससे अभी हाल ही में क्वेश्चन आया था। किसके पेपर में आया था? सहकारिता में आया था क्या? जलदान पर्व पूछा था ना। देखो, बैसाख महीने में आने वाले त्योहार है जिसको हम अक्ति बोलते हैं, परशुराम जयंती बोलते हैं, इसी को हम अक्षय तृतीया भी बोलते हैं। यह पर्व वैशाख माह के शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन मनाया जाता है। इस दिन पुत्रा पुत्री विवाह होता है। पुतले बना के जो है, इतनी जल्दी कैसे आ गए? अच्छा, अरे मैडम तो रोज ही पेपर दे रही है। इस दिन पुत्रा पुत्री विवाह किया जाता है। देखोगे पुतले बनाते हैं, उसका आपस में विवाह करते हैं। इस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है। लक्ष्मी नारायण के कौन है? विष्णु जी को बोला जाता है लक्ष्मी नारायण, और विष्णु जी के ही प्रतीक स्वरूप क्या मानते हैं? आपको पता है इस दिन परशुराम का जन्म हुआ था, इसी के कारण यहाँ पर क्या होता है, इस दिन को परशुराम जयंती भी बोल रहे हैं। ठीक है, इस दिन जलदान का पर्व है। जलदान पर्व क्यों बोलते हैं इसको? किसी को पता है? किसको दान में देते हैं? क्या? हाँ वो भी है, तीनों चीज ही हैं। देखो इस दिन क्या होता है, अपने जो पितर रहते हैं, पूर्वज रहते हैं, उनको जल अर्पण करते हैं। इसके अलावा क्या होता है, इसके बाद गर्मी के सीजन आ चुका है, तो गर्मी के सीजन में जो पशु पक्षी रहते हैं उनको, उनमें भी पानी की कमी होती है, तो उनके पानी की व्यवस्था करवाते हैं, उनको पानी का दान देते हैं। बहुत सारी चीज इसके लिए प्रचलित है, तो याद रखना है इस दिन जल दान पर्व भी इसी को बोलते हैं। अभी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन था। इसके अलावा वही पितरों का तर्पण जो मैंने आप अभी बोल रहे थे, इसमें वृक्ष मित्र का भी इसको पर्व माना जाता है। वृक्षों को भी इस समय पानी दिया जाता है। कई लोगों को वृक्ष उपहार स्वरूप भी दिए जाते हैं। और क्योंकि यहाँ पर वृक्ष मित्र क्यों? क्योंकि वृक्षों को भी पानी की जरूरत है और गर्मी के सीजन में पानी की कमी होती है, इस कारण इसको वृक्ष मित्र पर्व भी कहते हैं। तो याद रखना, कभी भी आ सकता है, जैसे इस बार जलदान पर्व दे दिया था, हो सकता है आपसे पूछे कि वृक्ष मित्र पर्व कौन सा है, तो भी अक्ति है। ये चीज याद रखना। अब आता है अरवा तीज, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कुंवारी कन्याओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्व है, क्योंकि इस दिन कुंवारी जो कन्याएं रहती हैं, इसका दिन फिक्स नहीं होता, वैशाख माह में होता है। वैशाख माह में जो कुंवारी कन्या होती है उनको अच्छा पति मिले, इसके लिए वो व्रत रखती हैं। कोई रखा है क्या? कोई नहीं रखा है, तब भी मिल गया, ऐसा हो गया क्या मैडम? तो फिर वैसे बेकार है, रखना जरूरी नहीं है। तो वैशाख माह में कुंवारी कन्या अच्छे वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखती। बस इतना याद रखना कि अरवा तीज जो रहता है वो वैशाख माह में मनाया जाता है, बस इतना याद रखना। अगला है ज्येष्ठ माह या जेठ माह, जो कि आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट महीना है। ज्येष्ठ माह या जेठ माह आने वाला त्योहार है भीमा जात्रा। भीमा जात्रा यानी फिर से किससे संबंधित होगा? भीमा देव से संबंधित होगा। तो ज्येष्ठ माह में इस पर्व को मनाया जाता है। इस दिन भीमा देव का विवाह धरती माता से करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे, ज्येष्ठ महीना यानी गर्मी का महीना चल रहा है, गर्मी का महीना चल रहा है यानी यहाँ पर आपको क्या चाहिए? भविष्य में पानी चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपके महीने चालू होंगे, फिर आपका आषाढ़ महीना आएगा, उसके बाद आपका सावन आ जाएगा, तो आप पानी की जरूरत है। तो पानी की जरूरत है तो अच्छी वर्षा हो, तो अच्छी वर्षा हो, तो इसलिए भीमा देव की पूजा कर रहे हैं। अब भीमा देव जो है पानी बरसाएंगे तो कहाँ पे आएगा? धरती में आएगा। तो धरती माता दोनों को एक साथ संबंध बैठा दो कि दोनों आपस में बातचीत करें, भाई पानी गिरे और वो अच्छी फसल उगाए। ठीक है, तो इसी के लिए यहाँ पर इस अवसर पर भीमा देव का विवाह धरती माता से किया जाता है। इस समय मेंढक विवाह भी किया जाता है। आपने देखा होगा आपकी बस्तर तरफ जो होता है कि मेंढक मेंढकी का विवाह करते हैं कि अच्छा पानी गिरे करके, तो याद रखना कि इस समय मेंढक विवाह भी प्रचलित है। अगला है गंगा दशमी, जिसे गंगा दशहरा भी कहते हैं। गंगा दशमी जिसे हम गंगा दशहरा कहते हैं, ये भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो गंगा दशमी जेठ महीने में होती है। शुक्ल दशमी यानी गंगा दशमी लिखा है, यानी जेठ माह की शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। मेन रूप से सरगुजा में मनाया जाता है। इस उत्सव में ऐसा माना जाता है कि इस समय ही गंगा जी को पृथ्वी में अवतरण हुआ था, जिसकी खुशी में गंगा दशमी मनाते हैं। तो यह उत्सव गंगा के पृथ्वी में अवतरण की खुशी में मनाया जाता है। और इस दिन जो रहते हैं, इस अवसर पर पति पत्नियों के मध्य प्रतिस्पर्धात्मक खेल का आयोजन होता है।
ठीक है, जवाब सवाल शैली में होता है, वो कुछ जवाब देते हैं, सवाल वैसे तो पति बोल नहीं पाते, तो इसी दिन बोल के अपने काम को निपटा लेते हैं। ठीक है, तो इस दिन पति और पत्नी के मध्य प्रतिस्पर्धात्मक खेलों का आयोजन होता है। मैडम को अच्छा एक्सपीरियंस है मैडम। चलो अब देखते हैं आषाढ़ महीने में आने वाला त्योहार, जो कि महत्वपूर्ण त्योहार है, जहां पे मैंने आपको शुरू दिन बोला था कि गोंचा पर्व। अब देखो ये आषाढ़ महीने में गोंचा पर्व का आयोजन होता है, और गोंचा पर्व जो है क्या हुआ था आपको पता है, जब पुरुषोत्तम देव गए थे कहाँ पे, जगन्नाथपुरी, तो वहां से रथ लेकर आए थे। तो आपको पता है उड़ीसा में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा भी निकाली जाती है। तो जो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली जाती है ना, उसको उड़ीसा में गुंडीचा महोत्सव बोलते हैं, गुंडीचा महोत्सव। तो यहाँ के जब वहां पे वो वापस आए, कौन वापस आए, पुरुषोत्तम देव, तो यहाँ के लोगों को भी उन्होंने बताया कि वहां पर ऐसा महोत्सव होता है, तो यहाँ पर भी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकालने के लिए उन्होंने एक पर्व स्टार्ट किया, उसको उन्होंने गुंडीचा पर्व ही बोला। लेकिन जो जनजाति के लोग थे वो गुंडीचा नहीं बोल पाए, उसको गोंचा बोलने लगे, जिस कारण इस पर्व का नाम पड़ गया गोंचा पर्व। तो याद रखना, क्योंकि वो जगन्नाथपुरी की तीर्थ यात्रा में गए थे, वहां पे गुंडीचा महोत्सव बोलते थे, तो यहाँ पर भी वो गुंडीचा पर्व ही बोले, लेकिन जनजाति के लोग उसको बोल बोल के अभ्रंश में वो गोंचा पर्व आ गया। तो गोंचा पर्व भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा से संबंधित है। आषाढ़ शुक्ल द्वितीय से लेकर आषाढ़ शुक्ल एकादशी तक इसका आयोजन होता है, यानी आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन से आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन तक। इस पर्व के अवसर पर भगवान जगन्नाथ जी की मूर्तियां रथ में लाई जाती हैं, और इस रथ को फूल रथ होता है। क्योंकि फूल रथ किसको बोलते हैं, 4 पहियों वाला रथ, तो वही रथ में ये रथ यात्रा निकलती है। रथ यात्रा करके भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति को सिरहासार भवन में 9 दिनों के लिए विश्रामित कराई जाती है, यानी 9 दिन तक उनको कहाँ रखा जाता है, सिरहासार भवन में। 10वें दिन वापस रथ में जगन्नाथ जी को अपने मंदिर लाया जाता है। पर्व के प्रथम चरण को सीरी गोंचा कहते हैं। सीरी गोंचा क्या होता है, जब आपके जो जगन्नाथ मंदिर है वहां से मूर्ति को स्थापित करना रथ में, और रथ से चलाकर कहाँ लाना, सिरहासार भवन में, तो इसको बोलते हैं सीरी गोंचा। और अंतिम आपका चरण क्या होता है, बहुड़ा गोंचा। बहुड़ा गोंचा किसको बोलते हैं, वहां से जहां सिरहासार भवन में मूर्ति रखे वहां से उनको वापस जगन्नाथ मंदिर लाना, तो इसको बोलते हैं बहुड़ा गोंचा। तो यानी जो चालू हो रहा है उसको बोलते हैं सीरी गोंचा, और अंतिम चरण जो वापस ला रहे हैं उसको बोलते हैं बहुड़ा गोंचा। इस अवसर पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए भगवान को सलामी देने हेतु तुपकी नामक उपकरण चलाया जाता है। तुपकी मैंने आपको बताया था, तुपकी लकड़ी का बना रहता है, और तुपकी चलाने के लिए जिन गोलियों का प्रयोग होता है उसे पेंग कहते हैं, और ये माल कांगनी के होते हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पर फोटो भी होगा, अगर आप देखेंगे ये हीरो भाई चला रहे हैं, जो हीरो है ये देखो तुपकी पकड़े हैं, और ये आपके वो पेंग है ना, ये माल कांगनी के जो है वो पेंग है। अब यहाँ पर जो है गोंचा तिहार में भगवान जगन्नाथ जी की जो पूजा के उपरांत जो प्रसाद दिया जाता है उसको गजा मूंग बोलते हैं। याद रखना, अंकुरित जो मूंग रहता है उसको गजा मूंग बोलते हैं। ऐसा क्वेश्चन पेपर में आते हैं कि प्रसाद स्वरूप क्या देते हैं। ऐसे एक बार आया था, राजीव लोचन मंदिर में प्रसाद स्वरूप क्या देते हैं, दंतेश्वरी मंदिर में प्रसाद स्वरूप क्या देते हैं, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो याद रखना, गजा मूंग बोलते हैं जो गोंचा पर्व के अवसर पर जो प्रसाद दिया जाता है। ठीक है, अब इसको याद रखना, ये तुपकी पेपर में आ चुका है, तुपकी वाला क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब कुछ अन्य पर्व है जो कि कोई महीना इसका फिक्स नहीं होता लेकिन मनाया जाता है। ठीक है, तो पहला है लारू काज। लारू का मतलब होता है दूल्हा, जबकि काज का अर्थ होता है अनुष्ठान, यानी हवन पूजा ये सब। इस दिन क्या होता है, लारू काज का मतलब होता है सुअर का विवाह। ठीक है, सुअर का जो विवाह करवाया जाता है, तो यह एक विवाह उत्सव है जो कि सुअर के विवाह का सूचक है। यह मुख्य रूप से गोंड जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है। इसका कोई विशेष समय नहीं होता, परंतु ग्राम के प्रत्येक परिवार के सुख समृद्धि के लिए यह पर्व 9 या 12 सालों में एक बार मनाया जाता है। यानी एक बार जो इसका आयोजन कर हो गया उस क्षेत्र में, तो 9 से 12 साल बाद फिर से इसका आयोजन करना ही पड़ेगा। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लारू का जो है वो पर्व जो है कौन सी जनजाति मनाती है, तो गोंड जनजाति मनाती है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट पर्व इधर से पढ़ते हैं, जो है आपका यहाँ पर बाली पर्व। इंपॉर्टेंट है बाली पर्व जो है। तो बाली पर्व या बस्तर में हलबा व भतरा जनजाति के लोगों के द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है। इसका भी कोई समय नहीं होता, लेकिन जब भी इसका आयोजन होता है 3 महीने तक लगातार आयोजन होता है। तो 3 महीने लगातार होना है, क्योंकि मैदान में जो है पूरे स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। 3 महीने तक एक ही जगह ये पर्व मनाया जाता है। तो बारिश का दिन इसके लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि 3 महीने लगातार होना और बारिश के सीजन में होगा तो वहां पर ये पर्व आयोजित नहीं हो पाएगा। तो यह पर्व भीमा देव को समर्पित है, इसलिए इस पर्व का आयोजन भीमा देव गुड़ी परिसर में किया जाता है। उसी के बाहर जो मैदान रहता है वहीं पर इसका आयोजन होता है। सबसे पहले आयोजन स्थल को गोबर से लिपा जाता है, और उसके पश्चात वहां पर सेमल वृक्ष के स्तंभ को गाड़ा जाता है, यानी खंबा टाइप का गाड़ा जाता है, और उसके चारों तरफ टोकरी में मिट्टी के पात्रों में लाए गए धान व गेहूं की बाली होती है।
इसे ठंड के मौसम या गर्मी में सुविधा पूर्वक बनाया जाता है। मेन रूप से आपको स्पष्ट है, बाली परब यानी कुछ उनके धान या गेहूं की कुछ बालियां आई होंगी, नई फसल लग रही होगी, तो उसको यहाँ पर उनको समर्पित करके अपना अर्पण कर रहे हैं। बरसात का मौसम इसके लिए उपयुक्त नहीं है। इसमें भीमा देव का विवाह रैला देवी या कोटनी देवी से कराया जाता है। रैला देवी को ही कोटनी देवी बोलते हैं। रैला देवी कौन है? अन्नम देव की बहन है, जिसको हमने पढ़ा था। एक बार जो भी परिवार इसका आयोजन करता है, 3 साल या 5 साल बाद इसका आयोजन वापस उनको करवाना पड़ता है। यानी एक बार जिन्होंने इस पर्व को मना लिया, बाली पर्व को, 3 से 5 साल बाद उनको फिर से ये पर्व मनाना पड़ेगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पर्व जो है वो एंड हो गया है। इसके आगे करेंगे कल, लेकिन मैं कुछ पर्व आपको एक्स्ट्रा और पढ़ाऊंगा जो बस्तर के क्षेत्र में होते हैं। ठीक है, आजकल वो उससे पेपर में कुछ कुछ क्वेश्चन आ जा रहा है, तो कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो है वो भी मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा। और इसको साथ साथ पढ़ते जाना है, एक बार छूटेगा तो जीवन भर छूट जाएगा। ठीक है, तो इसको साथ साथ पढ़ना। कल आते सार पहले पूछेंगे, नहीं बताओगे, जब तक नहीं बताओगे क्लास आगे नहीं बढ़ाऊंगा कल, ये फिक्स है। और जो नहीं बताया कल क्लास में बैठेगा भी नहीं, ये भी फिक्स है, और ना उसको कोई लिंक मिलेगी, ये भी फिक्स है। ठीक है, तो 31 दिसंबर साल नया जा, पुराना साल जा रहा है, नया साल आएगा तो नई प्रथा। जब तक अब कोई आंसर जिस दिन नहीं देगा उस दिन क्लास में नहीं बैठेगा। ठीक है काजल मैडम, ठीक है शुभम भाई, क्योर भाई तेरे लिए भी लागू कल से।